Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I will discuss the cultivation of grapes and this is part 2 of this video. अगर आपने part 1 नहीं देखा है ग्रेप कल्टीवेशन का तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो टू। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नाउ वी डिस्कस सम ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग मेथड्स फॉर द ग्रेप्स। तो पहले ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग एक मेथड होता है जो हम इनिशियल स्टेज में प्लांट में अप्लाई करते हैं, ट्रेनिंग मेथड। और ये प्लांट्स के जो फ्रेमवर्क होता है उसको प्लांट को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं जो कि इनिशियल स्टेज में होती है। तो ग्रेप्स में जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं वो होते हैं पंडाल सिस्टम। पंडाल सिस्टम को अर्बोर, परगोला, ओवरहेड, बोवर सिस्टम भी बोला जाता है। और ये मेथड जो होते हैं बहुत ही कॉमन मेथड है, ठीक है। पंडाल मेथड इज़ वेरी कॉमन इन ग्रेप्स। पंडाल मेथड जो होता है बहुत ज़्यादा वाइडली अडॉप्ट होता है इंडिया में। और इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है ना, BC रेशियो, दैट इज़ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है इट इज़ 1:2.9। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद हेड सिस्टम, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली है। इसके बाद टेलीफोन सिस्टम और निफिन सिस्टम। इन सारे मेथड्स में से जो पहला वाला है वो बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड होता है। सो नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज हेड सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाइन्स आर ट्रेन लाइक अ ड्वार्फ बुश। तो बेसिकली इसमें ग्रेप्स को हम बहुत ही ड्वार्फ एक बुश की तरह ट्रेन करते हैं। ये किन वेराइटीज़ के लिए सुटेबल होता है? लेस विग्रस वेराइटीज़ एंड वेराइटीज़ प्रोड्यूसिंग fruitful shoots from the basal buds are suitable for this system। यानी जो लेस विग्रस वेराइटीज़ होती हैं उन्हीं वेराइटीज़ को हम इसमें लेते हैं क्योंकि इसमें हम ऑटोमेटिकली प्लांट को बहुत ज़्यादा ड्वार्फ बना देते हैं। इसके बाद इसमें जो वेराइटीज़ आती हैं, एग्जाम्पल ब्यूटी सीडलेस, पर्लेट, डिलाइट एंड गोल्ड, दीज टाइप्स ऑफ वेराइटी आर मेनली ट्रेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर सिस्टम। इसमें हम वाइन्स को एक सिंगल स्टेम के थ्रू ही ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टेक। After attaining the height of 3 inch, the plant is topped and two lateral branches are encouraged। तो जब प्लांट 3 इंच हाइट का हो जाता है हम उसको कट कर देते हैं, फिर उस पॉइंट से 2 लेटरल ब्रांचेस को इंकरेज करते हैं कि उनकी ग्रोथ हो। द प्लांट इज अगेन टॉप, यानी उसको अगेन हम फिर से 4 इंच की हाइट तक ग्रो कराते हैं, उसके बाद फिर उसको अगेन कट कर देते हैं, फिर अगेन वहाँ से लेटरल ब्रांचेस ग्रो होती हैं। आफ्टर कीपिंग 4 लेटरल ब्रांचेस, तो हम टोटल 4 लेटरल ब्रांचेस को रखते हैं। उसके बाद 4 इंच अबव द ग्राउंड इन ऑल डायरेक्शन द रेस्ट ऑफ द शूट्स आर थिन्ड आउट। जितनी भी एक्स्ट्रा शूट्स होती हैं उनकी प्रॉपर हम थिनिंग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। दीज लेटर कट टू 2 बर्ड्स एट द फर्स्ट डोरमेंट प्रूनिंग विल प्रोड्यूस सेकेंडरी आर्म्स। तो हम लास्ट में यह करते हैं, 2 बर्ड्स जो होती हैं वो उसमें रिटेन रहती हैं। Generally 2 arms of about 20-30 centimeter are capped on each lateral। दोनों laterals में जो arms का size होता है वो इतना रखा जाता है। At the time of second pruning, normally 1 or 2 fruiting spurs are developed on each secondary arms। हर एक दोनों आर्म्स में जो सेकेंडरी आर्म्स डेवलप होती है उसमें फ्रूटिंग स्पर डेवलप होते हैं, तो उसमें 1 या 2 फ्रूटिंग स्पर ही रखे जाते हैं। आफ्टर 3 to 4 years द वाइन बिकम लाइक अ ड्वार्फ बुश एंड नीड नो स्टे। उसके बाद जब प्लांट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है 3-4 साल में, 3-4 साल तक हम उसको ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर्ली प्लांट ट्रेन हो जाता है। उसके बाद उसमें से जो स्टेक होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको हम हटा देते हैं। दैट इज़ अबाउट द हेड सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। दिस इज़ द हेड सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। स्टार्टिंग में हम एक स्ट्रेक लगाते हैं और उसमें ग्रेप्स की एक सिंगल जो बर्ड सिंगल स्टेम को ही हम उसको अलॉन्ग ट्रेन करते हैं। तो सिंगल स्टेम से ही प्राइमरी सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है, आर्म्स निकलती हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं। और 3 to 4 years के बाद वो स्ट्रेक जो हम लगाते हैं सपोर्ट के लिए उसको रिमूव कर देते हैं। इस सिस्टम के एडवांटेज क्या है? पहले तो हेड सिस्टम बहुत ही सिंपल है, इसमें ट्रेनिंग करना बहुत ही ईजी होता है और इनएक्सपेंसिव मेथड होता है। और पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस कल्टिवेशन, यहाँ पे क्रॉस कल्टिवेशन की भी प्रैक्टिस हो सकती है। डिसएडवांटेज ये होता है कि द वाइन्स आर स्लो टू कम टू फुल प्रोडक्शन। यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है। इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बंच रॉट एंड पुअर कलर। बंच रॉट और पुअर कलर डेवलपमेंट की ऐसा चांसेस यहाँ होता है। द बर्ड एंड फ्लावर ड्रॉप इज मैक्सिमम कंपेयर टू अदर सिस्टम। तो बर्ड और फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम भी इसमें ज़्यादा होती है और ये मैथड ओवरऑल इंडिया में बहुत ही कम जो है यूज़ होता है हेड सिस्टम।
द नेक्स्ट वन इज सेकेंड मेथड है पंडाल सिस्टम। अभी जो पंडाल सिस्टम का था इसके बहुत सारे नेम होते हैं, इसको बोवर सिस्टम भी बोला जाता है। ये कॉमनली जो होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये अनाबी शाही वैरायटी जो है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा दिस इज़ बेस्ट सूटेड फॉर विग्रस वैरायटीज़, जो विग्रस वैरायटीज़ होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है ये मेथड। इससे पहले हमने जो हेड मेथड डिस्कस करा था वो लेस विग्रस वैरायटीज़ के लिए था, जो कि प्लांट को ड्वार्फनेस प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन ये मेथड जो होता है विग्रस वैरायटीज़ के लिए होता है। इन दिस सिस्टम द वाइन्स आर स्प्रेड ओवर अ क्रिस क्रॉस नेटवर्क ऑफ वायर्स। एक यहाँ पे क्रिस क्रॉस नेटवर्क होता है वायर्स का, उसके ऊपर हम वेन्स को फैला देते हैं, यूजली 2.1 मीटर अबव द ग्राउंड, सपोर्ट बाय पिलर्स। यहाँ पिलर्स होते हैं जो कि कंक्रीट स्टोन आयरन का पिलर होता है, जो कि ग्राउंड से 2.1 मीटर अबव हाइट में सेट करते हैं, और उसके ऊपर एक क्रिस क्रॉस नेटवर्क बना होता है जिसके ऊपर वेन्स को अच्छे से ट्रेन करते हैं। ओनली द बेस्ट ग्रोइंग शूट फ्रॉम द प्लांट इज अलाउड टू ग्रो अपराइट। यहाँ पे उस शूट को अपराइट हम ट्रेन करते हैं along the stake provide up to bower height. When the vine reach the wire, it is pinched off 15 cm below the pandal level to facilitate production of side shoots close to the wire. जब हम पिंचिंग कर देते हैं तो नीचे वाले पोर्शन से साइड शूट्स अराइज होती हैं वायर के अलोंग। The two vigorous shoots in opposite direction are selected and allowed to grow in opposite direction on the wire overhead. तो यहाँ पे जो दो शूट्स सिलेक्ट करते हैं उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं। दीज टू शूट्स डेवलप इनटू प्राइमरी आर्म्स, वन ईच प्राइमरी आर्म, 3 लेटरल्स ऑन ईच साइड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो अब जो प्राइमरी आर्म्स होती हैं वहाँ से लेटरल्स ग्रो होती हैं, दे आर कैप्ट एज अ सेकेंडरी आर्म्स, दस देयर विल बी 12 सेकेंडरी आर्म्स ऑन ईच विच आफ्टर मैच्योरिटी फॉर्म फ्रूटिंग केन्स। तो 12 आर्म्स डेवलप हो जाती हैं जो कि बाद में फ्रूटिंग केन्स में डेवलप होती हैं। दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर्म्स फॉर द परमानेंट फ्रेम वर्क ऑफ द वाइन, द वाइन्स आर अलाउड टू ट्रेल स्ट्रेट अलॉन्ग द वायर बाय ट्राइंग इंटरमिटेंटली विद द बनाना फाइबर। तो इस तरह से जो होता है इसमें नेटवर्क क्रिएट करते हैं, पिलर्स होते हैं उसके ऊपर एक नेटवर्क होता है जिसके ऊपर हम ग्रेप्स की वाइन्स को ट्रेन करते हैं। Next is the advantage and disadvantage of this method. The advantage include greater spread of the vine. Next is better exposure of the foliage to sunlight resulting in better maturity of the cane. तो यहाँ पे सनलाइट प्रॉपर पेनिट्रेशन होता है जिसकी वजह से मैच्योरिटी अच्छी होती है, और मैच्योरिटी सही होता है हाई प्रोडक्शन होगा, कलर जो होता है बंच का वो यूनिफॉर्म होगा, फ्रूट्स की क्वालिटी सुपीरियर होती है, द वाइन्स इन जनरल गिव यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस, it gives good protection of the cane against the hot desiccating winds in case of bird scaring. तो यहाँ पे ओवरऑल इस मेथड के एडवांटेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि इसमें कलर डेवलपमेंट प्रॉपर होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है। डिसएडवांटेज इंक्लूड कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, प्रूनिंग ट्रेनिंग एंड स्प्रेइंग ऑपरेशन आर बिकम डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं करने। स्प्रेइंग मटेरियल कैन नॉट रीच इफेक्टिवली टू द लीव्स एंड शूट्स, तो ये थोड़े से यहाँ पे डिसएडवांटेज भी हैं। तो नेक्स्ट मेथड आता है टेलीफोन सिस्टम। लेकिन इससे पहले जो हमने पंडाल सिस्टम पढ़ा था ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कॉमर्शियल मेथड ऑफ ट्रेनिंग अगर आता है दैट इज़ बोवर पंडाल सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम को डेवलप करता है प्रोफेसर गोपाल कृष्णन ने 1960 में पुणे में। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर मॉडरेट विग्रस कल्टीवर। तो सबसे पहले हमने हेड सिस्टम डिस्कस करा। हेड सिस्टम जो था वो कम विग्रस वैरायटीज़ के लिए था, पंडाल सिस्टम विग्रस वैरायटीज़ के लिए होता है, और टेलीफोन सिस्टम थोड़ा बीच का है, मॉडरेट वैरायटीज़ जो होती है मॉडरेट विग्रस उनके लिए होता है, और साथ में उनमें एपिकल डोमिनेंस थोड़ी होती है। ठीक है, इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर बोवर सिस्टम इन रिस्पेक्ट टू द वेंटिलेशन एंड लाइट पेनिट्रेशन। दिस यूजुअल स्पेसिंग यहाँ पे जो होती है 3 by 3 मीटर की होती है। In this system, the vines are allowed to grow straight up to a height of 1.5 meter and then train over a head or a canopy of usually 3 to 4 wires या फिर 45 to 60 centimeter apart, fixed on the crisscross angle arms, supported by vertical pillar or a post. तो यहाँ पे vertical pillar और post होता है, उस post के सहारे हम उस वेन को ट्रेन करते हैं इसमें टेलीफोन सिस्टम में। The young growing veins are supported by a bamboo stick. After reaching the height of a telephone, that is 5 inch, the tip should
बी पिंच्ड ऑफ टू इंक्रीज द साइड शूट। तो यहाँ पे हम बैम्बू स्टिक के सहारे उसको ट्रेन करते हैं और जब वो 5 इंच हाइट तक रीच कर जाए तो उसकी पिंचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होती है, शूट्स नीचे से निकलती हैं। द 2 vigorous side shoots cross to wire are selected as primary arm, from which 4 vigorous laterals are each side along wires are allowed to develop on secondary arm. Each complete secondary arm can carry 6 to 8 fruiting units। तो यहाँ पे पहले प्राइमरी आर्म निकलती है, फिर सेकेंडरी आर्म निकलती है, और जो सेकेंडरी आर्म होती है वहाँ पे फ्रूट यूनिट डेवलप, फ्रूट की जो यूनिट्स होती हैं 6 से 8 फ्रूट यूनिट्स डेवलप हो जाती हैं। इस मेथड के एडवांटेजेस में देखा जाए तो ये मेथड बहुत ही अच्छा होता है। ग्रेटर स्प्रेड ऑफ वाइन इसमें हो जाता है, बेटर एक्सपोजर होता है फॉलिएज का, सनलाइट प्रॉपर पेंट्रेट होती है, जिसकी वजह से मेच्योरिटी यहाँ अच्छी होती है, प्रोडक्शन भी हाई होता है, कलर बंच भी यूनिफॉर्म होता है, फ्रूट क्वालिटी सुपीरियर होता है, वाइन्स इन जनरल गिव मोर यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस। तो जैसे पंडाल सिस्टम था वैसे ही यहाँ पे भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में भी यहाँ पे वो है कॉस्ट ज़्यादा लगती है। इट इज़ दिस सिस्टम डिफिकल्ट टू डेवलप, दैट इज़ वाइन ट्रेनिंग नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल एंड एफर्ट्स। यहाँ पे स्किल और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। द बंचेज आर नॉट अलाउड as well exposed to light as Niffen system, not suitable for vines making low to moderate growth। तो यहाँ पे ये थोड़ी डिसएडवांटेजेस होती हैं। इसके बाद जो मेथड आता है निफिन सिस्टम, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन ग्रेप्स। ये मेथड विलियम निफिन ने 1850 में न्यूयॉर्क में डेवलप करा था। इन दिस सिस्टम द ट्रेनिंग ऑफ ग्रेप वाइन इन विच द 2 arms of the vein are tied to horizontal wire at the same level of the above the ground। तो यहाँ पे हम वाइन्स को जो है हॉरिजॉन्टली ट्रेन करते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट एज कॉमन एज बोवर सिस्टम, ये कॉमन नहीं है बट ये भी फॉलो होता है। दिस सुटेबल फॉर मॉडरेटली विग्रस कल्टीवार विद लेस एपिकल डोमिनेंस। तो यहाँ पे मॉडरेटली विग्रस कल्टीवार चाहिए पर लेस एपिकल डोमिनेंस। इससे पहले जो टेलीफोन सिस्टम था वहाँ पे एपिकल डोमिनेंस ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस कम होनी चाहिए। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर वैराइटीज लाइक ब्यूटी सीडलेस, अर्ली मुस्कैट एंड डिलाइट। तो यहाँ पे जो हम पिलर यूज़ करते हैं वो गैल्वनाइज्ड आयरन का होता है, 8 गॉज थिकनेस उसकी होती है, ठीक है। उसको हम रखते हैं 75 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। तो इस ग्राउंड की हाइट से हम उसको अबव प्लेस करते हैं। दैन उसमें हम क्या करते हैं, 2 लेटरल्स को ग्रेप्स की ट्रेन करते हैं। तो उसमें 2 लेटरल्स को डेवलप करते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द प्लांट, अलॉन्ग विच द वायर्स एंड द टर्मिनल शूट इज अलाउड टू ग्रो वर्टिकली। और जो टर्मिनल शूट्स होती हैं वर्टिकली ग्रो होती रहती हैं ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अ पेयर ऑफ लेटरल्स डेवलपिंग अलोंग द सेकंड एंड थर्ड वायर्स एंड दस ईच वेन इज हैविंग अ 6 आर्म। तो इस पूरे मेथड से क्या होता है कि टोटल 6 आर्म्स डेवलप होती हैं, तो ये 6 आर्म निफिन सिस्टम कहलाता है। इन सम केसेस ओनली 2 पेयर ऑफ लेटरल्स आर डेवलप्ड एट अ हाइट ऑफ 1.35 मीटर and 1.95 meter from the ground level, and such are called 4-arm cane system। और जिसमें 4 arms बनते हैं that is 4-arm cane system। This is how it looks। तो यहाँ पे निफिन सिस्टम में क्या होता है कि 4-arm और 6-arm सिस्टम इसमें फॉलो होता है। और इसकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेज इंक्लूड द सिस्टम इज चीप एज कम्पेयर टू बोवर सिस्टम, good system of obtaining full crops on veins, the basal buds on the canes of which are sterile and which require long cane pruning. It is good for small clustered varieties which require fruit thinning for improved qualities. The system allowed more lateral spreads of the fruit bunch than cordon system. The average yield is 10 to 15 kg per veins and planting spacing जो होती 3 by 3 meter। Disadvantages includes cultivation is possible in one way. The lower arm become unproductive after some time। अब यहाँ पे जो lower arms होती हैं वो कुछ टाइम बाद unproductive होती हैं, मीन्स में proper fruits bird नहीं आती हैं। The arm produce fruiting wood mainly at the extreme ends only। From the pruning point of view, it is very difficult and exacting system since the retaining fruiting units are very few. They must be perfect and pruner must have to throw knowledge for the appropriate selection। Its cost of establishment is 50 to 60,000 rupees per hectare। यहाँ पे कॉस्ट जो होती है वो कल्टिवेशन की थोड़ी सी होती है।
हाउ नेक्स्ट वी डिस्कस प्रूनिंग। तो प्रूनिंग जो होती है ग्रेप्स में वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन कंडीशन में डिफर करता है। टाइमिंग नॉर्थ इंडिया में वो जनवरी के मंथ में होती है और साउथ इंडियन कंडीशंस में वो होती है 2 बार, समर टाइम पे विंटर टाइम पे, यानी 2 प्रूनिंग होती हैं साउथ में, समर प्रूनिंग और विंटर प्रूनिंग। समर प्रूनिंग जो होती है उसको बैक प्रूनिंग और ग्रोथ प्रूनिंग भी कहा जाता है। ये साउथ इंडिया में होती है जनरली। इट इज़ डन ड्यूरिंग मार्च अप्रैल इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। बट तमिलनाडु में जुलाई के टाइम पे हो जाती है, यानी मानसून टाइम में। इन दिस प्रूनिंग द केन्स आर कट बैक टू 1 or 2 बर्ड लेवल फॉर बिल्डिंग अप द फ्रेश वेजिटेटिव ग्रोथ। तो यहाँ पे हम केन्स में अगर वेजिटेटिव ग्रोथ को अच्छा करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बर्ड्स की जो केन्स होते हैं, केन्स आर कट बैक टू 1 or 2 लेटरल 1 or 2 बर्ड लेवल्स। तो 1-2 बर्ड लेवल्स को हम इसमें से कट कर दें ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ इम्प्रूव हो जाए। दैट इज समर प्रूनिंग। नेक्स्ट वन इज विंटर प्रूनिंग। विंटर प्रूनिंग को फॉरवर्ड प्रूनिंग भी कहा जाता है एंड ये भी साउथ इंडियन में ही होती है और ये जनरली कब होती है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर। क्योंकि विंटर प्रूनिंग है तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर विंटर टाइम होता है, तो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में उस टाइम पे हो जाती है। इसके अलावा बेंगलोर में बात करें तो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में होती है बेंगलोर में। और जो दूसरे एरियाज़ होते हैं लाइक बट एट एनी टाइम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन द इंटीरियर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इन दिसंबर इन तमिलनाडु। तो कर्नाटका में नवंबर के टाइम हो जाता, आई मीन अक्टूबर के जो टाइम होती है उस टाइम पे कभी भी हो जाती है, और तमिलनाडु में दिसंबर के टाइम। तो विंटर प्रूनिंग का जो ओवरऑल टाइम होता है नवंबर से दिसंबर तक का बीच का जो टाइम होता है दैट इज़ फॉर विंटर प्रूनिंग। इसमें क्या होता है, द मैच्योर केन्स, जब केन्स मैच्योर हो जाती हैं 6 months ओल्ड होती हैं उनकी हम प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हैं कि इस तरह से हम विंटर सीजन में प्रूनिंग करते हैं ग्रेप्स में। ग्रेप्स एक तरह का डेसिडियस क्रॉप होता है, तो जनरली विंटर सीजन में उसमें जो लीव्स होती है वो हट जाती है, रिमूव हो जाती है। इसके अलावा प्रूनिंग करते वक्त भी क्या होता है कि इंटायर फॉलिएज एंड इमेच्योर शूट्स आर रिमूव। तो ऑटोमेटिकली हम भी यही करते हैं कि फॉलिएज और शूट्स को रिमूव कर देते हैं। लेवल ऑफ प्रूनिंग डिफर्स विद वेराइटीज़। अनाबे शाही और बोकरी आप प्रून टू 5 बर्ड लेवल, और थॉमसन सीडलेस में हम 10 बर्ड्स लेवल तक करते हैं, और बैंगलोर ब्लू में 4 बर्ड्स, और गुलाबी वैरायटी में 9 बर्ड्स की लेवल तक हम प्रूनिंग जो है विंटर प्रूनिंग करी जाती है। सम वेराइटीज़ लाइक पर्लेट, ब्यूटी सीडलेस, बैंगलोर ब्लू, बोकरी एक्सेट्रा प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑन द शूट अराइजिंग फ्रॉम द बेसल बर्ड ऑन द की। जब बेसल बर्ड से शूट अराइज होती है कुछ वेराइटीज़ में, तो इन वेराइटीज़ में क्या होता है, जो केन होता है उसकी हेड बैक हम करते हैं 4 to 5 बर्ड्स की स्टेज में। तो 4 to 5 बर्ड स्टेज में हम जब उसकी हेड बैक कर देते हैं दैट इज कॉल्ड स्पर प्रून वैराइटीज। यानी जब हम तो इस टाइप की जो प्रूनिंग होती है दैट इज स्पर प्रून वैराइटी, यानी हम उसकी स्पर्स के टाइम पे प्रूनिंग करते हैं, स्पर्स पर प्रूनिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ वैराइटीज़ होती हैं लाइक पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस वैराइटीज़ इन विच द फ्रूट्स आर प्रोड्यूस ऑन द शूट्स राइजिंग फ्रॉम द टर्मिनल बर्ड। तो यहाँ पे क्या था कि बेसल बर्ड से जो शूट अराइज हो रही थी उसमें प्रूनिंग हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट वाला मेथड में क्या है कि जो टर्मिनल बर्ड्स हैं, टर्मिनल बर्ड से एक शूट आई है उसमें फ्रूट्स होंगे उनकी प्रूनिंग हो रही है। ठीक है, इन वेज द फ्रूट्स आर प्रोड्यूस ऑन द शूट अराइजिंग फ्रॉम द टर्मिनल बर्ड्स, द केन्स आर हैड बैक टू 8 to 12 बर्ड्स। तो हम यहाँ पे ज़्यादा बर्ड की स्टेज में प्रूनिंग करते हैं, इस तरह की प्रूनिंग को कहते हैं केन प्रूनिंग। तो स्पर प्रूनिंग 4 to 5 बर्ड स्टेज में होती है, और केन प्रूनिंग के लिए 8 to 12 बर्ड्स चाहिए होती है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस इज़ द फिगर ऑफ स्पर प्रूनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर डेवलप्स हो रहे हैं, स्पर यू कैन सी जो ऑरेंज कलर के स्पर्स हैं, इसमें जो शूट्स अराइज होती हैं उसमें हम प्रूनिंग कर रहे हैं, स्पर प्रूनिंग। और नेक्स्ट केन प्रूनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे आर्म्स डेवलप होती हैं, आर्म्स माने केन्स, यानी ठीक है केन्स डेवलप्स होते हैं, उनमें हम प्रूनिंग करते हैं। इन केन्स की प्रूनिंग करने को बोलते हैं केन प्रूनिंग। नेक्स्ट वन, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस इंक्लूड इन द प्रूनिंग लाइक निपिंग एंड फ्रूट थिनिंग। तो निपिंग क्या होता है, निपिंग इज सिंपली द ग्रोइंग शूट्स ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स एंड टर्मिनल बर्ड्स एट 12 to 15 बर्ड्स। तो निपिंग हम कब करते हैं, जब अंगूर के प्लांट में जो टर्मिनल बर्ड्स होती हैं वो 12 to 15 बर्ड स्टेज में आ जाती है, तब हम क्या करते हैं जो ग्रोइंग शूट्स होती हैं उनकी थोड़ी सी निपिंग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं वो पोर्शन।
ये हम जनरली जो करते हैं टू अवॉइड द स्टेगर्ड ग्रोथ ऑफ द ग्रेप्स बेरी, ताकि ग्रेप्स की जो बेरीज होती हैं उनकी स्टेगर्ड ग्रोथ ना हो जाए, ठीक है, इसलिए हम निपिंग करते हैं। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ग्रेप्स की स्टेगर्ड प्रूनिंग कल्टीवार कौन सा है। तो स्टेगर्ड प्रून कल्टीवार जो है ग्रेप्स का वो है बैंगलोर ब्लू। नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है फ्रूट थिनिंग। फ्रूट थिनिंग इज डन इन compact bunches by removing 20% of the berries at pea stage। तो जब अंगूर का जो बेरी होता है वो पी स्टेज में होता है, मटर की तरह होता है, वो छोटा सा, उस स्टेज में हमको रिमूव करना होता है उनको, दैट इज कॉल्ड फ्रूट थिनिंग, ठीक है। रिमूविंग 20%, तो हम 20% तक तो उसको रिमूव कर देते हैं। अभी हम क्यों करते हैं, रिमूव क्यों करते हैं, बिकॉज it helps in the improvement of color of the berries and early maturity, and the other advantage due to thinning, it also means to remove disease, mishapen and short berries। तो बेसिकली कलर डेवलपमेंट के लिए और अर्ली मेच्योरिटी, ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रूट थिनिंग के लिए। द नेक्स्ट वन इज स्पेसिंग। अब जो स्पेसिंग होती है वो हमारे ट्रेनिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग वेरी करती है। लाइक जो बॉम्बे और डेक्कन रीजन होता है वहाँ पे सिंगल स्ट्रेक मेथड यूज़ होता है ट्रेनिंग का, तो वहाँ पे स्पेसिंग कम होती है 2.5 बाय 2.5। पंजाब हरियाणा में निफिन सिस्टम यूज़ हो रहा है। निफिन सिस्टम की स्पेसिंग जो होती है वी ऑल नो, अभी पढ़ा था 3/3। बेंगलोर रीजन में पंडाल सिस्टम यूज़ हो रहा है, ठीक है। पंडाल सिस्टम बहुत ही कॉमन होता है, इसको बोवर सिस्टम, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। वहाँ पे जो स्पेसिंग होती है थोड़ी ज़्यादा होती है 5/6। और जो मदुराई रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पे भी पंडाल सिस्टम यूज़ हो रहा है, अगेन वहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा हो गई 8/9। हैदराबाद में भी सेम मेथड यूज़ होता है, यहाँ पे 5/9 होती है। तो जो बोवर सिस्टम होता है उसकी स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू निफिन और सिंगल स्ट्रेक मेथड। नेक्स्ट वन इज द मैन्योरिंग। Now how will provide nutrients to the soil for cultivating grapes। तो at the time of planting तो पहले हमने पिट बनाए थे सॉइल में, पिट्स जो बनाए थे उसमें हम 50 kg FYM, 3 kg सुपर फॉस्फेट, 5 kg कैस्टर केक एंड या फिर नीम केक, या फिर 2 बास्केट ऑफ वुड ऐश, ये सब हम सॉइल में अच्छे से मिक्स कर देंगे पिट के अंदर। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइन्स, the following manures and fertilizers should be applied every season of 6 months up to 2 years and properly irrigated after each application। तो हर बार अप्लाई करने के बाद हमें एप्लीकेशन भी अप्लाई करना होता है। तो क्या क्या अप्लाई करना होगा जब वेन्स डेवलप होते हैं, 100 kg FYM, 2 to 3 kg कैस्टर केक या फिर नीम केक, 2 to 3 kg सुपर फॉस्फेट और 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट यहाँ पे आ गया है, और 125 ग्राम यूरिया भी हमें अप्लाई करना होगा। इसके अलावा ये जो टेबल होता है यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब समर प्रूनिंग होती है, ग्रोथ प्रूनिंग जिसे कह देते हैं, वहाँ पे हम 200 to 50 kg FYM अप्लाई करते हैं, और विंटर प्रूनिंग के टाइम पे हम अमाउंट कम कर देते हैं। कैस्टर और नीम केक की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में समर प्रूनिंग में 10 to 12 होगा, और विंटर प्रूनिंग में भी सेम रहेगा। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट होता है, इसमें क्या होता है 1/2 to 1 kg इन 2 splits एट मंथली इंटरवल। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की स्प्लिट डोज में अप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट विंटर प्रूनिंग में भी जो है सेम स्प्लिट डोजेस में ही रहेगा। और 1 month आफ्टर विंटर प्रूनिंग, जब विंटर प्रूनिंग का 1 महीना हो जाएगा तो हमें 250 ग्राम अप्लाई करना होगा। सुपर फॉस्फेट हम 2 to 3 kg अप्लाई करेंगे बोथ इन विंटर एंड समर प्रूनिंग। और यूरिया जल जो अप्लाई करना होता है विंटर के टाइम पे 125 से 250 ग्राम्स अप्लाई करेंगे, वो भी 2 स्प्लिट डोजेस में। पोटेशियम सल्फेट भी हम जो अप्लाई करते हैं विंटर प्रूनिंग में करेंगे 3 kg एंड 1 kg एट 15 days इंटरवल फ्रॉम द फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग। तो फ्लावरिंग से फ्रूटिंग के टाइम पे ही पोटेशियम अप्लाई करना होता है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो फ्रूट क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ वाई फ्लावरिंग से फ्रूटिंग के बीच में हमें अप्लाई करना है। और विंटर प्रूनिंग के 1 महीने के बाद हम इसको 500 ग्राम क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज द इरिगेशन। ग्रेप्स में इरिगेशन कैसा होता है, ड्यूरिंग इनिशियल ईयर ऑफ प्लांटिंग वेन मे बी इरिगेटेड फ्रिक्वेंटली while stagnation of water around the root zone leads to mortality of the veins। तो वाटर जनरली जो हम स्टार्टिंग में करते हैं जब प्लांट यंग होते हैं तो फ्रिक्वेंटली करना होता है, और ध्यान रखना होता है कि वाटर स्टेग्नेशन, पानी वहाँ ज़्यादा देर रुका नहीं रहे, अदरवाइज जो रूट जोन होते हैं वहाँ पे रूट्स रॉटनिंग हो सकती है। The excess water from the frequent irrigation is conducted to excess and rapid vegetative growth at the cost of fruiting in the veins। Grape requires 6 to 8 irrigations after April pruning till the
साउथ वेस्ट मानसून बिगिन। तो यहाँ पे क्या होता है कि अप्रैल के मंथ में 6 to 8 इरीगेशन में अप्लाई करने होते हैं। वेन्स आर नॉट इरीगेटेड फ्रॉम जून टू अक्टूबर, तो इस बीच में इरीगेशन नहीं करते हैं। इसके बाद 8 to 10 इरीगेशन में बी गिवन एट 7 to 10 days ऑफ इंटरवल आफ्टर अक्टूबर प्रूनिंग टिल मार्च। तो अक्टूबर के बाद से, जून से अक्टूबर था हमने कुछ इरीगेशन अप्लाई नहीं करा। जून के बाद अक्टूबर के बाद मार्च तक के टाइम का जो बीच का टाइम होता है अक्टूबर से मार्च का, उसमें 8 से 10 इरीगेशन अप्लाई करने होंगे उस बीच में। ईच अडल्ट वाइन नीड्स 200 liters ऑफ वाटर इन विंटर एंड 300 liters ऑफ वाटर इन समर। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना लीटर वाटर समर और विंटर में चाहिए होता है। वाटरिंग द वेन जस्ट बिफोर प्रूनिंग में इंक्रीज द फ्लो ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे इरिगेशन से यहाँ पे मेन कंसेप्ट, मेन थिंग जो होती है दैट इज द फ्लो इन प्लांट। तो प्लांट्स में यहाँ पे फ्लो कैसा होता है, बेसिकली द फ्लो प्लांट सैप। तो प्लांट के अंदर जो सैप होता है, सैप इनसाइड द टिश्यू एट द टाइम ऑफ प्रूनिंग शुड बी एट द मिनिमम। तो वो प्लांट के अंदर का सैप का फ्लो होता है, दैट इज प्लांट सैप फ्लो। अदरवाइज द प्लांट मे बी गेट ड्रेन्ड ऑफ एंड द प्लांट सैप्स थ्रू द cut surface after pruning. This draining of the plant sap through the cut surface. तो जब pruning करते हैं तो cut surface से जो ये sap निकलता है that is called, उस प्रोसेस को बोलते हैं bleeding. And hence the veins should not be pruned when the plants show bleeding. तो अगर bleeding दिख रही है तो हमें उस टाइम पे pruning नहीं करनी, यानी अगर sap flow हो रहा है तो pruning नहीं करते। Again while the berries are ripening, the irrigation of the crop may make the berries less sweet. तो अगर बेरीज जब राइपन होती हैं उस टाइम पे इरीगेशन कर देंगे तो वो बेरीज का जो टीएसएस होता है वो कम हो जाएगा, उसको लेस स्वीट हो जाएगी। हैंस विद होल्डिंग ऑफ द वाटर बिफोर प्रूनिंग एंड ऑल्सो वाइल द फ्रूट्स आर राइपनिंग इज अ साउंड प्रैक्टिस। तो वाटर जो होता है वो इस दौरान राइपनिंग के टाइम पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज द हार्वेस्टिंग। तो ग्रेप्स जनरली एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, यानी इसको पेड़ में ही पकना होगा। तो मैच्योरिटी के लिए यहाँ पे कुछ मैच्योरिटी इंडेक्स क्या होती हैं, द बंच शुड हैव full development, every berry should attain a uniform size, shape and color. यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता था, bunch is ready for harvest when the lowermost berries of the bunch is soft and sweet. The berries should develop translucent look of color peculiar to the variety. तो ट्रांसलूसेंट लुक जो है उसमें आना चाहिए, ठीक है। जैसे अनाबेशाही डेवलप करती है अंबर और लाइट हनी कलर, तो इस कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कलर डेवलपमेंट जो होता है ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज द सीड्स ऑफ द राइपन बेरीज बिकम डार्क ब्राउन। अगर सीडेड वेराइटीज़ हैं, सीडलेस है तो कोई नहीं, सीडेड वेराइटीज़ में सीड जो डार्क ब्राउन हो जाना चाहिए। इसके अलावा टीएसएस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीएसएस की बात करें तो अनाबेशाही इज हार्वेस्ट व्हेन इट रिकॉर्ड्स अ ब्रिक्स ऑफ 150 to 160 डिग्री ब्रिक्स, यानी अनाबेशाही का टीएसएस 150 से 160 होगा तो वो हार्वेस्टिंग स्टेज होती है उसकी। इसके अलावा थॉमसन सीडलेस का टीएसएस अगर 210 से 220 हो जाता है, दैट इज द हार्वेस्टिंग इंडिकेशन ऑफ टीएसएस फॉर मैच्योरिटी। अब हार्वेस्टिंग करते कैसे हैं, जो ग्रेप्स होते हैं उसकी हार्वेस्टिंग जनरली होती है सिकेटियर से या फिर विद द हेल्प ऑफ सीजर। फिगर में देख सकते हैं ये सिकेटियर की हेल्प से जो होती है हार्वेस्टिंग इसमें होती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं लाइक GA3 जिब्रेलिक एसिड दैट इज एट द रेट ऑफ 40 ppm या फिर इथरल। दीज आर यूज फॉर इम्प्रूविंग द ईल्ड एंड द क्वालिटी। तो इथरल को अगर हम 250 ppm अप्लाई करते हैं कैन बी यूज फॉर द यूनिफॉर्म कलर डेवलपमेंट। तो इथरल जो होता है यूनिफॉर्म कलर डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। और कब अप्लाई करना होता है इसको, 5 weeks आफ्टर एंथेसिस या एंड 4 weeks आफ्टर द बेरी सेट फॉर कलर। तो बेरी सेट के 4 weeks बाद हम इथरल अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर यूनिफॉर्म कलर डेवलप होता है बेरीज का। इसके अलावा बैलेंसिंग द कैनोपी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू रेगुलेट द क्वालिटी एंड ईल्ड ऑफ द ग्रेप्स। नाउ हाउ मच ईल्ड्स कम फ्रॉम ग्रेप्स, तो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं लाइक बेंगलोर ब्लू में 5000 kg पर हेक्टेयर प्लांट्स 5000 kg पर हेक्टेयर ईल्ड जो होती है बेरीज की वो आती है। अनाबेशाही और अरका की जो वैराइटीज़ हैं हाई उसमें 20 टन्स पर हेक्टेयर बेरीज प्रोड्यूस होती हैं। सीडलेस वैराइटीज़ में 15 टन्स पर हेक्टेयर बेरीज जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं। तो ग्रेप्स आर लॉन्ग लाइव्ड एंड मे ईल्ड अप टू अ सेंचुरी विद अ गुड केयर, but once a commercial scale they may be replaced after about 30 years with advantage. तो
ये तो कुछ नहीं है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द यील्ड.